हाथरस पुलिस ने महिलाओं का यौन शोषण करने वाले और उनका अश्लील वीडियो बनाने वाले प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 50 साल का प्रोफेसर बागला कॉलेज में भूगोल पढ़ाता है और लंबे समय से महिलाओं के साथ यौन शोषण कर रहा था। हाथरस के प्रोफेसर रजनीश कुमार ने न जाने कितनी महिलाओं का यौन शोषण किया और उनके अश्लील वीडियो बनाए। जब ये वीडियो वायरल हुए और पुलिस और महिला आयोग को एक गुमनाम शिकायत मिली तो इसके खिलाफ जांच शुरू हुई। इसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। 19/3/2025 को आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी जनपद प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सुभाष चौराहे से की गई है। एनडीटीवी को भी कुछ दिन पहले प्रोफेसर रजनीश के बारे में एक गुमनाम चिट्ठी और पेन ड्राइव मिली थी। पुलिस के मुताबिक रजनीश की शादी 1996 में हुई थी। 2001 में उसकी नियुक्ति बागला डिग्री कॉलेज में हुई। 2008 में उसने दूसरी शादी की कोशिश की। जिस लड़की से शादी की बात चल रही थी उससे रजनीश ने शारीरिक संबंध बनाए। उस वक्त कंप्यूटर का वेब कैमरा ऑन था और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। रजनीश ने जब बाद में कंप्यूटर खोला और वीडियो देखा तो उसके दिमाग में शैतानी विचार आया। इसके बाद रजनीश ने 8 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया। इस दौरान रिकॉर्डिंग करने के लिए उसने कंप्यूटर में खास तरह का सॉफ्टवेयर भी डाला था। जिस तरह का ये काम करते थे गलत काम, वो रिकॉर्डिंग वो उसमें कैमरे में कराते थे। अब तक की जो हमें इन्वेस्टिगेशन में करीबन जो आया कि 7-8 ऐसी महिलाओं के लड़कियों के साथ इन्होंने संबंध स्थापित किए हैं। आरोपी प्रोफेसर के मोबाइल फोन से 65 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले हैं। कुछ वीडियो उसने पोर्न साइट पर भी अपलोड किए हैं। हाथरस से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मेरठ के बाद अब जयपुर में भी अवैध संबंधों की बुनियाद पर बने रिश्तों के लहूलुहान होने की दास्तान सामने आई है। इस कहानी में भी किरदार उसी तरह के हैं। एक पत्नी है, एक उसका प्रेमी और एक बेगुनाह पति। कहानी ना पता हो तो ये कल्पना करना मुश्किल है कि इस मोटरसाइकिल पर क्या रखा हुआ है। एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, एक महिला पीछे बैठी हुई है, लेकिन बीच में इस बोरी में क्या रखा है? मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति का नाम दीनदयाल है। जो महिला पीछे बैठी हुई है उसका नाम गोपाली है। दीनदयाल के बारे में बताया जा रहा है कि वो गोपाली का प्रेमी है और बीच में जो बोरी रखी हुई है उसके अंदर एक लाश रखी है जो कि धन्नालाल की है। धन्नालाल गोपाली का पति था। मेरठ के बाद अब जयपुर में एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई है जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। कल ही हमने आपको मेरठ की खबर दिखाई थी जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, लाश के 15 टुकड़े किए, उसे ड्रम में भरा और सीमेंट से सील कर दिया। अब जयपुर में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। सब्जी बेचकर परिवार चलाने वाला धन्नालाल सैनी 5 दिन पहले तक अपनी पत्नी और 4 बच्चों के पालन पोषण के लिए शहर के सब्जी मार्केट में दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे और उसी वक्त धन्नालाल की पत्नी पति के कत्ल की पटकथा लिख रही थी। वारदात 16 मार्च की है। पुलिस को शहर के नेवटा पुलिया के पास एक जला हुआ शव मिला और शव की पहचान धन्नालाल सैनी के रूप में हुई। जांच में पता चला कि गोपाली 15 साल से दीनदयाल के साथ अवैध संबंध में थी। पानी के मामूली विवाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की उसके सगे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक भाई और मां इस घटना में घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। तस्वीरें कलेजे को चीर देने वाली हैं। ना तो हम आपको पूरा वीडियो दिखा पाएंगे और ना ही आप देख पाएंगे। हमको कह रहे थे, रात में भी बोले गुस्सा से कि हमको लग रहा है वो मार देगा।
मार दिया, जयजीत यादव ने हसीना पे गोली मार दिया। बिहार के नौगछिया में यही वो मकान है जिसमें दो सगे भाइयों के बीच हुई गोलीबारी और हत्या के बाद सनसनी मची हुई है। ये मकान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के रिश्तेदार का है और फायरिंग नित्यानंद राय के ही दो भांजों के बीच हुई। इस गोलीबारी में विश्वजीत यादव की मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल है। पानी के विवाद को लेकर यह घटना हुई है। यहीं पर पानी भरने सुबह सुबह आए हुए थे, जिसको लेकर सारी चीजें यहाँ पर विवाद का रूप ले लिया। एफएसएल की टीम पहुंची है और उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसने किस पर गोली चलाई। ये अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की चचेरी बहन नौगछिया के जगतपुर में रहती है। कहा जा रहा है कि वारदात गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की है। सारा झगड़ा पानी के नल को लेकर हुआ। पानी को लेकर विश्वजीत और जयजीत के बीच बहस शुरू हुई, जो खूनी अंजाम में तब्दील हो गई। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर और कांकेर मुठभेड़ में 30 माओवादी मारे गए हैं। एक डीआरजी का जवान शहीद हुआ है। लाल आतंक के खिलाफ छत्तीसगढ़ में इन दिनों निर्णायक लड़ाई जारी है। छत्तीसगढ़ को 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ गुरुवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई, वहीं दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया है। जिस तरीके से माओवादियों का विगत समय में काफ़ी बड़ी नुकसान हो रहा है और लगातार वर्ष 2025 में भी इस प्रकार उनके खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई जारी है। इन सब परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन अभी काफ़ी बैकफुट में और उम्मीद है मतलब आने वाले समय और भी हम बेहतर रणनीति के साथ और अच्छा परिणाम ले सकते हैं। दोनों ही एनकाउंटर साइट में बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को मिली ये कामयाबी अब तक की बड़ी सफलताओं में से एक है। ये साल नक्सलियों के लिए काल बनकर आया है। साल 2025 की बात करें तो 3 जनवरी को गरियाबंद में 3 नक्सली ढेर हुए। 2 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। 5 जनवरी को अबूझमाड़ में 5 नक्सलियों को मारा गया। 16 जनवरी को बीजापुर में 18, 20 जनवरी को गरियाबंद में 16, 1 फरवरी को बीजापुर में 8, 2 फरवरी को कांकेर में 1, 9 फरवरी को बीजापुर में 31, 20 मार्च को बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। नागपुर हिंसा मामले में नागपुर पुलिस द्वारा अब तक 90 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। इसी सिलसिले में हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ गया है। दरअसल साइबर सेल ने बांग्लादेश से चलाए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है, जिसके यूजर ने नागपुर में हुई हिंसा को छोटी घटना बताते हुए भविष्य में और बड़े दंगे की बात कही थी। नहीं, बांग्लादेश का कनेक्शन अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऐसे किसी के प्रोफाइल में बांग्लादेश लिखने से हम लोग इस प्रकार का मैं उसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पुलिस ने नागपुर में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। फहीम पर दंगाइयों को इकट्ठा करने, हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में फहीम समेत 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। देशद्रोह का जो कलम जो लगाया गया है वो 30/25 में लगाया गया है, जिसमें अभी 6 आरोपी हमने उसमें लिखे। उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की हत्या की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सियासी तनातनी की ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ महाविकास अघाड़ी के विधायक हैं जो विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष में शामिल शिवसेना के विधायक हैं जो हाथों में तख्ती लेकर दिशा सालियान के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि दबाव था। अब किसका दबाव था? माजी महापौर किशोरी पेडनेकर, इनका नाम आ रहा है। हमने आज तक किसी का नाम नहीं लिया है, ना ही हम किसी का नाम ले रहे हैं। ये मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ।
मगर उसके दिशा सालियान के पिताजी, उनको अब भी लग रहा है कि उनकी लड़की को न्याय नहीं मिला है। वो न्याय मिलना चाहिए। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चला पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और आदित्य ठाकरे समेत कई दूसरी हस्तियों पर आरोप लगाया है। दिशा सालियान की मौत जून 2020 में हुई थी। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। दिशा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी और पूरे मामले को दबा दिया गया था। संसद के दोनों सदनों में परिसीमन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। डीएमके सांसदों के विरोध की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके ने विरोध किया तो शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने पर कांग्रेस ने। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपने सांसदों के साथ विरोध करते दिखे। किसानों के जबरन हटाए जाने और एमएसपी के मुद्दे पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को घेरा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो भी किया है ये दोनों की मिलीभगत से हुआ है। रास्ता तो हम भी चाह रहे हैं, हम तो खुद की अपील करते हैं, किसानों को भी, डल्लेबाज जी को भी करके आए हैं कि रास्ते खुलने चाहिए, लेकिन यहाँ तक गया क्यों है? इनको रास्ता तो रोका है हरियाणा ने। आम आदमी पार्टी ने इसका ठीकरा सीधा केंद्र पर फोड़ा तो केंद्र ने इसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती बताया। किसानों की जो मांग है वो केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से मांग है तो प्रोटेस्ट या डिमांड केंद्र सरकार से होनी है। वहां पर प्रोटेस्ट करने से तो कोई फायदा नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे किसान हैं वहां के, उनको काफी तकलीफ है। सदन के अंदर जब डीएमके सांसद परिसीमन के समर्थन में नारों वाली सफेद टी शर्ट पहनकर पहुंचे तो स्पीकर ने ऐतराज जताया। लगातार हंगामे और शोर शराबे की वजह से दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर लगा रही है। पार्टी ने फैसला किया है कि संगठन की मजबूती के लिए अब जमीनी स्तर पर सुधार किया जाएगा। पार्टी का नया नारा है, दिल्ली से नहीं जिलों से चलेगी कांग्रेस। लगातार चुनावी हारों का सामना करती आ रही कांग्रेस पार्टी अब इस बीमारी का इलाज करने में जुट गई है। पार्टी का मानना है कि जमीनी स्तर पर दवा किए बगैर अब इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि जिला कांग्रेस कमेटियों और जिला अध्यक्षों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चयन में जिला कमेटियों को तरजीह मिलेगी। करीब 15 साल बाद सभी जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है। 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को इनके साथ बैठक होगी। इस बैठक का मकसद है कि डीसीसी को और मजबूत कैसे बनाया जाए और डीसीसी को केंद्र में कैसे हम लाए जाए हमारे संगठन में। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा इस मुद्दे पर भी कोई ऐलान हो सकता है। 18 मार्च को हुई बैठक में तय हुआ है कि कांग्रेस को अब दिल्ली केंद्रित नहीं, जिला केंद्रित किया जाएगा। जिलाध्यक्षों की राय के आधार पर जिले, प्रदेश और देश के मुद्दे तय किए जाएंगे। 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक जिला समितियों की काफी अहमियत थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस दिल्ली केंद्रित होती चली गई। कांग्रेस एक पुरानी परंपरागत संगठन की पार्टी रही है और जिला अध्यक्ष को तो आज से ही मुकुल वासनिक जी के बयान के बाद ही वो लोग देश भर में तैयार हो गए होंगे कि नहीं अब हमको लड़ना है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे घिरती नीतीश सरकार और बार बार राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में तकरार। आज एक बार फिर विधानसभा के अंदर ये तकरार दिखाई दी, जब विपक्ष ने बिहार में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा उछाला और नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना आपा खोते दिखे। पिछले 10 दिनों के अंदर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तकरार की ये तीसरी तस्वीर है। मुद्दा वही है, बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था। आज जब विपक्ष ने विधान परिषद में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो एक बार फिर नीतीश कुमार गुस्से में दिखे।
बिहार के जनता के सवाल नहीं उठाए तो किस उठाए? जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे। सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए हैं, कोई को प्रखंड बनाए हैं, कोई को फैक्ट्री लाए, रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री। इस मुद्दे का बार बार उछलना वाजिब सा लगता है, क्योंकि बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। पिछले 1 महीने में 8 बार पुलिस पे हमला और कई बड़े आपराधिक घटनाएं। आज ही हाजीपुर में एक डॉक्टर को गोली मार दी गई। वहीं भागलपुर में आपसी विवाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या हो गई। सरकार दलील दे रही है कि मामला कानून व्यवस्था के बिगड़ने का नहीं, बल्कि अपराध की छुटपुट घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मेरा मानना है कि खासकर राजद के लोगों को अपराध पे, किडनैपिंग पे, क्राइम पे कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों का जो किडनैपिंग पे, अपराध पे बोलते हैं। चुनाव सर पे है, इसलिए सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पे ज्यादा ही चौकस रहना होगा, ताकि विपक्ष को इस पे एनडीए को घेरने का मौका न मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में आरक्षण और महिलाओं के मुद्दे के अलावा कानून व्यवस्था भी एक प्रमुख मुद्दा होगा। जब भी कभी कहीं चुनाव होते हैं तो ईडी को लेकर सुर्खियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। हाल में केंद्र सरकार ने कुछ आंकड़े जो हैं वो संसद के साथ साझा किए हैं, जिससे उसके काम करने के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस दिन पटना में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब्स मामले में ईडी की पूछताछ चल रही थी, उसी दिन सरकार ने संसद को बताया कि पिछले 10 सालों में एजेंसी सिर्फ 1% मामले में अपने आरोपों को साबित कर पाई। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2015 और 2025 के बीच 193 मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा सिर्फ 2 मामलों में हुई। इनमें से 70% यानी 138 मामले पिछले 5 वर्षों में दर्ज हुए। 2022-23 के बीच 32 मामले दर्ज हुए, यानी 10 वर्षों में सबसे ज्यादा। विपक्ष का कहना है कि इन आंकड़ों से साबित हो गया है कि ईडी को बीजेपी किस तरह अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। हालांकि सरकार का तर्क है कि जांच एजेंसी नियमों के तहत ही काम करती है और वो कई न्यायालयों के प्रति जवाबदेह है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत हेमकुंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इस बार 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री, 2 मई को केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ और 25 मई को हेमकुंड के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा में भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने इस बार 40 दिन पहले 20 मार्च से ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का इंतजाम किया है। यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई है, सुबह 7 बजे से हुई है। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए घर बैठे भी ये सुविधा उनको मिलनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से कपाट खुलने के 40 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू हुई है। यात्रा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इनमें पंजीकरण के दौरान सही मोबाइल नंबर दर्ज करवाना, धामों में दर्शन के लिए टोकन, अपने साथ ऊनी कपड़े, छतरी, रेनकोट आदि रखने के साथ वरिष्ठ नागरिक यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं और जरूरी दवाएं भी रखें। तो चारधाम यात्रा की जो श्रद्धालु है उनके आने की संख्या में ऑलमोस्ट 35% की वृद्धि हुई है और उसी दृष्टिकोण से जो यात्रा से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी उचित कार्रवाई गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा की जाती है वो कर रहे हैं और साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट भी जो चारधाम यात्रा को सहज, सुगम, सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से जो कार्रवाई करनी है वो कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछली यात्रा से सबक लेते हुए इस बार पुख्ता तैयारियां की गई है कि पुरानी गलतियां दोहराई न जाए। अब ये बात तो यात्रा शुरू होने के बाद ही पता चलेगी कि इन दावों में कितना दम है।